कभी आपने सोचा है कि भाई ऐसा कैसे है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को लोन देता रहता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो कितने सालों से लोन ले रहा है, मतलब कई दशकों से लोन ले रहा है और चुका तो पता नहीं है, 20-25 बार ऑलरेडी लोन ले चुका है ना। बाकी कंट्रीज जो है, इंडिया जैसे कंट्रीज बोलते रहते हैं कि आईएमएफ क्यों लोन दे रहा है, रिस्की है, ये है वो है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आईएमएफ जो अपना पर्पस है वो अपना बढ़िया करके सॉल्व कर रहा है। अभी समझाऊंगा कैसे। एट द सेम टाइम आपने ये भी नोटिस करा होगा कि यूएसए जो है ना वो पाकिस्तान को इतनी आसानी से कंट्रोल कर लेता है कि भाई आज के टाइम पे ट्रम्प जो है वो आसिम मुनीर को अपने जब चाहे तब वो यूएसए बुला लेते हैं और जब चाहे वो तब वो बुलवा लेते हैं जो वो चाहते हैं। अभी जो है ट्रम्प ने भाई साहब आराम से आसिम मुनीर को बोला कि भाई एक काम कर, इंडिया को धमकी दे और बोल कि न्यूक्लियर अटैक कर सकता हूं मैं यूएसए में बैठ के। तो भाई आसिम मुनीर ने बोलना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम आसिम मुनीर से ये भी बुलवा लिया उन्होंने कि भाई रिलायंस की रिफाइनरी पे भी हम अटैक कर सकते हैं, जो कि टोटली एक ऐसी बात है कि मतलब इसमें तो कोई फिर कहानी ही खत्म हो गई। आसिम मुनीर का या पाकिस्तान का डायरेक्टली रिलायंस की रिफाइनरी से क्या लेना देना? लेना देना तो सिर्फ यूएसए गवर्नमेंट या डोनाल्ड ट्रम्प का है। क्यों? क्योंकि रिलायंस जो है वो रशिया का ऑयल इंपोर्ट करता है। तो अगर रिलायंस के बिजनेसमैन को धमकी दी जाएगी तो फिर उसमें रिलायंस जो है वो कम ऑयल इंपोर्ट करना शुरू करेगा। और उसमें जो है प्यादा कौन है? प्यादा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो ये आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब। इस लेवल का कंट्रोल पाकिस्तान पे करते हैं। और पाकिस्तान मतलब एक कंट्री होने के नाते और हमारा नेबर कंट्री होने के नाते, हालांकि चलो अपना एनिमी कंट्री मानते हैं हम तो, पर फिर भी यार मतलब खुद को बुरा लगता है कि भाई कैसे वेस्टर्न कंट्रीज इनको कैसे भी जाके जैसे मर्जी चाहे वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आप सुनना कि कहानी क्या है। देखो आईएमएफ, देखो मैं बताता हूँ, इस पूरी दुनिया में ना दो तरह की कंट्रीज रहते हैं। एक वो जो शिकार करते हैं, शिकारी, एक वो जो शिकार होते हैं, जो शिकार हैं। और इन दोनों कंट्रीज के बीच में ना देखो, हाँ, शिकारी जो कंट्रीज है ना वो उनके देश में रहने वाले जो लोग हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, बढ़िया एकदम एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा वाला और मजे कर रहे हैं जिंदगी के। और जो शिकार हो रहे हैं उनके यहाँ जो लोग हैं बेचारे वो आटा दाल के लिए भी तरस जाते हैं। और आईएमएफ जो है ना वो उनके बीच का मीडिएटर है। वो ये मेक श्योर करता है कि जो पैसे वाले कंट्रीज हैं, जो शिकारी हैं, वो आराम से शिकार करते रहें और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है पीटीसीएल, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है ना इसकी मोनोपोली है। ये एक तरीके से ऐसे है जैसे जियो है, एयरटेल है, अपने यहाँ बीएसएनएल भी रिवाइव कर रहा है, वोडाफोन, आइडिया वगैरह, जो मतलब नेटवर्क देते हैं, इंटरनेट वगैरह चलाते हैं। अब इनकी जो है वो मोनोपोली है पाकिस्तान में, मतलब कि पाकिस्तान की मेजर पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं का नेटवर्क इस्तेमाल करती है। ठीक है, इमेजिन करके देखो कि ऐसी कंपनी की पावर कितनी ज्यादा है, ठीक है, उस देश को कंट्रोल करने में। अब उस कंपनी के जो है आईएमएफ ने 2002 के आसपास प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि इस कंपनी को प्राइवेटाइज करो। क्यों प्राइवेटाइज करो? कि भाई अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो प्राइवेटाइज तो करना पड़ेगा। 31 मई 2002 उनको लास्ट डेट दी थी, अल्टीमेटम दिया था कि इसको प्राइवेटाइज करो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उसको प्राइवेटाइज करना पड़ा। पर मजे की बात यह है कि प्राइवेटाइज करते हुए उसके 26% जो शेयर्स है ना वो किसने खरीदे? वो खरीदे यूएई बेस्ड कंपनी ने, एतिसलात। $2.6 बिलियन दिए उसके लिए। 26% जो शेयर्स है ना वो ज्यादा नहीं होते। अगर आप 74% जो बचा हुआ हिस्सा है अगर आप खुद कंट्रोल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप कंपनी को अपने देश में रन कर सकते हो। पर मजे की बात यह है कि वो 26% शेयर्स लेने के साथ साथ पूरे के पूरे मैनेजमेंट राइट्स वो सारे के सारे एतिसलात के पास है, यूएई बेस्ड फर्म के पास, जो कि बहुत ही अजीब बात है। मैनेजमेंट राइट्स का मतलब ये होता है कि डे टू डे ऑपरेशंस जो है ना वही देखते हैं, क्या हो रहा है कंपनी में, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ वो देखते हैं। अगर वो चाहें, हालांकि इतनी आसानी से कोई कंपनी ऐसा करती नहीं है, पर अगर वो चाहें तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है जो इतना नेटवर्क यूज कर रही है, इंटरनेट यूज कर रही है, उसको काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और फनी बात यह है कि एतिसलात से $2.6 बिलियन में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, 26% शेयर्स का, स्टेक्स का। और उसके जो $800 मिलियन है ना वो आज तक उनके पास नहीं गए, पाकिस्तान के पास। मतलब पेमेंट का भी लफड़ा हो गया और पैसे भी पूरे नहीं पहुंचे। 2005 के आसपास की डील थी और आज की डेट तक भी उनके पास पैसे नहीं पहुंचे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान की जनता के अंदर, सॉरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पॉलिटिशियंस के अंदर कितने करप्ट लोगों की जरूरत पड़ी होगी ये सब कुछ करने के लिए। तो इस बात को आप नोट करके रखना, करप्ट वाली चीज को, क्या आगे बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया पीटीसीएल का, जो अच्छी खासी मोनोपोली रखती है, ठीक है, कितनी पावरफुल कंपनी है। ऐसे ही और भी बहुत कंपनी है, जैसे एक है के इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये ऐसी कंपनी है जो कराची को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। अगर ये चाहे तो कराची की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक सकती है। इसके 66.4% शेयर्स पता है कौन होल्ड करता है? सऊदी ग्रुप, कुवैती ग्रुप्स, बाहर की कंपनीज। अब 66.4% शेयर्स अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के राइट्स तो उनके पास ऑब्वियसली चलेगी, क्योंकि यहाँ तो मेजोरिटी है। जब 26% पे मेजोरिटी नहीं थी तब भी उनको मैनेजमेंट राइट्स मिल गए, तो यहाँ तो सिचुएशन ही अलग है। कैसे हुआ ये सब कुछ? आईएमएफ के प्रेशर के बाद। आईएमएफ अपना लोन सैंक्शन करती है लेकिन कंडीशंस के साथ करती है। अब अगर ये चाहे तो कराची की पावर सप्लाई आप इमेजिन कर सकते हो। और ये सिर्फ मैंने आपको 2 केसेस बताए हैं। ऐसे 172 कंपनीज ऐसी थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो 1991 से लेके 2015-2020 के बीच में प्राइवेटाइज कर दी गई। अब देखो कहानी क्या है। आईएमएफ ना, ऐसा नहीं है कि आईएमएफ जो है प्राइवेटाइजेशन की कंडीशन देती है और उनके साथ धक्का करती है, ये नहीं है। प्राइवेटाइजेशन करना एक तरीका होता है इकोनॉमी को रिवाइव करने का, अगर इकोनॉमी प्रॉब्लम में चल रही है तो। होता क्या है ना कि अगर गवर्नमेंट की कोई कंपनी है बढ़िया काम नहीं कर रही, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, तो भाई उसको प्राइवेटाइज कर दो,
प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दो और भाई उससे जो है कैश आ जाएगा आपके पास और जो उस कंपनी का लोड है वो आपके ऊपर से हट जाएगा। तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर लेती है, फायदा हो जाता है। पहली चीज तो ये है कि वो कंपनी मेजर कंपनी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई गाड़ी की कंपनी है भाई, कोई ऐसी चीज है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती डेली लाइफ में, ठीक है, तो उस कंपनी को प्राइवेटाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम जब आप प्राइवेटाइज कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, तो आपके ही देश के बिजनेसमैन उसको खरीदें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अपने देश का बिजनेसमैन होगा तो उस पर कंट्रोल करना गवर्नमेंट का आसान होता है, एट द सेम टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल करना भी आसान होता है। लेकिन ये जो कंपनी है प्राइवेटाइज करते हुए, ये बाहर के देशों के हाथ में नहीं जानी चाहिए, और जाए भी तो उसके मैनेजमेंट राइट्स तो बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। क्योंकि अगर वो जा रहे हैं तो वो आपकी इकोनॉमी को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से। बस यही तो गेम है जो आईएमएफ खेल जाती है, और इतनी डिटेल में रिसर्च कोई करेगा नहीं और आईएमएफ को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर मैंने आपको बोला था ना कि आपको करप्ट पॉलिटिशियंस और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत पड़ती है ऐसे टाइम पे उस देश के अंदर, ताकि वो देश जो है, उसकी इकोनॉमी जो है वो शिकार बन सके, शिकारी ना बने। और जिस हद तक पाकिस्तान की जनता के साथ ब्रेन वॉशिंग हुई है, तो पाकिस्तान आईएमएफ को ये क्वेश्चन करे, इसके तो बहुत लो चांसेस है। अब शायद कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई आईएमएफ जो है वो यूएस तो कंट्रोल नहीं कर रहा, वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल नहीं कर रही, मतलब सभी आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारे हैं, और यहाँ तो जो फायदा हो रहा है वो यूएई, सऊदी और इनको फायदा ज्यादा हो रहा है। यूएसए को तो इतना फायदा नहीं हो रहा, या फिर यूके को नहीं हो रहा, या वेस्टर्न कंट्रीज को नहीं हो रहा। एक्चुअली वैसे वेस्टर्न कंट्रीज को हो रहा है, क्योंकि कई सारी जो कंपनीज है ना, पावर की कंपनीज है, जैसे एक कंपनी है कैपको, ठीक है, कोट अड्डू पावर प्लांट करके है, वो भी पावर में ही डील करते हैं। इसमें आप एक चीज नोटिस करना कि सारी जो कंपनीज है ना वो इंपॉर्टेंट कंपनीज है, जिससे मतलब रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। आपका फोन के में नेटवर्क कौन सा चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, आपके घर में जो बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, रोजमर्रा की जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। गाड़ी लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर गाड़ी की कंपनी कोई बाहर की होगी तो ठीक है, चलो गाड़ी नहीं लेंगे भाई, स्कूटर नहीं लेंगे, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन चल जाता है। मेजर चीजों में प्राइवेटाइजेशन इतनी आसानी से चलता नहीं है। तो मैं कह रहा था कि कैपको, कोट अड्डू पावर प्लांट जो कंपनी है, इसके भी 36% आईएमएफ प्रेशर के बाद 36% शेयर्स जो है वो नेशनल पावर को चले गए। नेशनल पावर जो आज के टाइम पे उसका कंपनी का नाम बदल गया, इंटरनेशनल पावर है, ये यूके बेस्ड कंपनी है। तो बात ये है कि आईएमएफ जो है ना उसके लेंडर्स है, ठीक है, जो उसको पैसे देते हैं, और उसको पैसे देने में यूएसए टॉप पे है। यूएसए के पास जो वोटिंग राइट्स हैं वो 17 से 18% है, और यूएसए जो है वो आईएमएफ को अच्छा खासा कंट्रोल करता है। क्यों करता है? क्योंकि बहुत ही बेसिक सी बात है, आईएमएफ का एक रूल है कि 85% मेजोरिटी जब तक नहीं होगी तब तक किसी भी बड़े डिसीजन को नहीं लिया जाएगा, और यूएसए के पास 17 से 18% वोटिंग राइट्स हैं आईएमएफ के। तो ऑब्वियस ये बात है कि अगर यूएसए मना करेगा तो 85% आपको मेजोरिटी मिल ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यूएसए के पास वीटो पावर है। तो यूएसए मेजर इन्फ्लुएंस रखता है आईएमएफ के ऊपर। उसके बाद जो बाकी के कंट्रीज है ना वो भी अच्छा खासा उसको लैंड करते हैं, तो उनको भी फायदा देना ये आईएमएफ की जिम्मेदारी है। आईएमएफ आज की डेट में ये काम नहीं करता कि किसी देश की इकोनॉमी को उसको क्राइसिस से बचाना है, उसको रिकवर करना है। आज की डेट में जो आईएमएफ प्रैक्टिकली काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो आईएमएफ को पैसा लैंड करता है उसको फायदा पहुंचवाना है, और वो पहुंच रहा है। आईएमएफ को पैसा मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आता है, जिन जिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आईएमएफ को पैसा आ रहा है उन कंट्रीज को ये फायदा होता जा रहा है, जो आपको मैंने भी बताया था। इसीलिए ऐसा होता है कि पाकिस्तान को जब लोन देना होता है ना, तो आईएमएफ ऐसे टाइम पे लोन देती है जब पाकिस्तान की अटक रही हो। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, आईएमएफ जिसको लोन दे रही होती है वो ऐसे ही दे रही होती है। जब उस कंट्री की सबसे ज्यादा अटक रही होती है तभी लोन देती है, क्योंकि तभी तो अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं, और अपनी बातें मनवाएंगे तो शिकार और शिकारी वाला खेल है। बस बात इतनी सी है कि इस खेल को चलाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि उस देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो इतने करप्ट होने चाहिए कि वो अपने देश से पहले अपने लिए सोचे। और यही तो होता है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के जो फ्लैट्स हैं वो लंदन के अंदर दिखाई देते हैं। आजकल तो बढ़िया उनका जो है यूरोप के अंदर बढ़िया बिजनेसेस सेट होकर बैठे हुए हैं, और आसिम मुनीर जो है वो फिर यूएसए में बैठ के धमकी दे देता है कि मैं यूएसए से बैठ के न्यूक्लियर अटैक कर सकता हूँ। अजीब सी बात नहीं है ये? कितनी अजीब बात है कि मतलब पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के अंदर सफर करेगी और आप यूएसए में बैठ के अटैक करोगे। ट्रूथ इज कि मैक्सिमम जो पॉलिटिशियंस हैं या जो आर्मी के चीफ हैं, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है क्या नहीं है। जिनको फर्क पड़ता था उनको इंटेलिजेंस के थ्रू जेल में डलवा दिया गया। पाकिस्तान के जो टॉप लीडर्स थे, आप नाम बता देना कौन है कौन नहीं है। और ऐसे लीडर्स को जेल में डलवाते हैं, उनको वोट बढ़िया मिल रहे हैं, तो पॉलिटिकल केओस होगा। पॉलिटिकल केओस होगा तो जितना भी आईएमएफ से लोन ले रहे हो उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसे लगाओगे कहाँ? जब पॉलिटिकल केओस हो रखा है तो पैसा काम में आता नहीं है, फिर दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। एक ऐसा जाल है जिसके बाहर कभी नहीं आया जाता, और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई लोन लेते लेते ना इतना कर्जा हो जाता है कि उस लोन के ब्याज को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ जाता है। और यही डेट ट्रैप है, यही साइकिल है जो चल रही है। सो फार आईएमएफ की हिस्ट्री में आप देखोगे कि 2-4 गिनती के कंट्री हैं जो आईएमएफ की हेल्प से इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आए और रिकवरी कर गए।
बाकी सारे कंट्रीज इसी साइकिल में घूमते जा रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया है वो शिकार और शिकारी के बीच में घूम रही है।